Assalamualaikum students. So today we are going to start a topic of diuretics in CNS pharmacology. Basically diuretics are the drugs which increases the urine output या यूरिन की क्वांटिटी को इंक्रीज करती हैं पर एक्टिंग ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ अ नेफ्रॉन. Here we have a whole नेफ्रॉन और नेफ्रॉन का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ड्रॉन है. Here is a lumen of the nephron और lumen के इर्द गिर्द जो है there is the epithelium of nephron और epithelium के बाहर जो है वो किडनी का इंटरस्टिशियम होते हैं. यानी कि वो सब्सटेंस या वो आयंस या वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो ल्यूमिन में पड़े हुए हैं और वो किसी न किसी तरह ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू एपिथीलियम से होते हुए किडनी के इंटरस्टिशियम में अब्जॉर्ब हो सकते हैं, वो फिर यूरिन में नहीं निकल सकेंगे. और इसी तरह मुख्तलिफ ड्रग्स जो हैं डेट एक्ट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन एंड रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट. अब डायूरेटिक्स किस तरह से इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट, उसके दो तरीके हैं. या तो वो सॉल्ट की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करते हैं या तो वो वाटर की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करते हैं. तो वो डायूरेटिक्स विच एक्ट्स ऑन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर्स. Those that act on the ascending loop of Henle are loop diuretics. Those act on the distal convoluted tubule are thiazoids. While cortical part of collecting tubule पे एक्ट करने वाले पोटाशियम स्पेयर्स होते हैं. फिर उसके बाद वो जो वाटर की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करते हैं उसमें ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आते हैं. वो डायूरेटिक्स जो वाटर को होल्ड कर लेते हैं इन द ल्यूमिन ऑफ द नेफ्रॉन, ADH agonist and ADH antagonist. Now, those diuretics which acts on the proximal convoluted tubule of the nephron includes the carbonic anhydrase inhibitors, and these includes acetazolamide, brinzolamide and dorzolamide. Now, first of all हम देख लेते हैं कि proximal convoluted tubule पे एक्ट करने वाले डायूरेटिक्स किस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. उससे पहले वी हैव टू लुक इनटू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन. यहाँ पे ल्यूमिन है नेफ्रॉन का, जहाँ पे ऊपर से यूरिन आ रहा है और बीच में यहाँ पे एपिथेलियल लाइनिंग है नेफ्रॉन की, और एपिथेलियल लाइनिंग के बाहर जो है वो इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी है. Here are NHE3 ट्रांसपोर्टर्स. उनका क्या फंक्शन है कि ल्यूमिन में मौजूद सोडियम को उठा के वो ट्रांसपोर्ट करेंगे इनटू द एपिथेलियल सेल्स, और एपिथेलियल सेल्स में जो H+ आयंस हैं उनको उठा के ट्रांसपोर्ट करेंगे इनटू द ल्यूमिन. काउंटर ट्रांसपोर्ट है. अब जो यूरिन ऊपर से आ रहा है उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस भी HCO3-, और क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है तो ये खुद ब खुद एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, और इस प्रोसेस के लिए फिर H+ आयंस की ज़रूरत होती है. तो H+ आयंस जो बाइकार्बोनेट्स के साथ कंबाइन करेंगे दे वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, और यही कार्बोनिक एसिड है ना इट वुड बी डिग्रेडेड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं इनटू द एपिथेलियम, और यहाँ पे ये फिर से कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड H2CO3, और फिर से ब्रेक हो गई H+ आयंस और HCO3- आयंस बना देंगे. अब जो सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट हुआ था थ्रू NHE3 ट्रांसपोर्टर्स फ्रॉम ल्यूमिन इनटू द एपिथेलियम, वो ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द इंटरस्टिशियम बाय सोडियम पोटाशियम ATPase पंप, और वो बाइकार्बोनेट आयंस जो यहाँ पे आ गए थे थ्रू द कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो ट्रांसपोर्ट होंगे इनटू द इंटरस्टिशियम थ्रू द कार्बोनिक बाइकार्बोनेट एंड सोडियम को ट्रांसपोर्टर्स. और यहाँ पे जो H+ आयंस आया था इट वुड बी काउंटर ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द ल्यूमिन. फर्दर मोर यहाँ पे जो है SGLT2 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं विच आर sodium and glucose co-transporter for transporting both glucose and sodium into the epithelial cells of the proximal convoluted tubule. अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर्स किस तरह से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं. वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर देंगे
कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देंगे तो बाइकार्बोनेट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी और सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस फिर यूरिन में निकल जाएंगे। और अगर ये यूरिन में निकलेंगे ऑब्वियसली दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एक लार्ज अमाउंट में वाटर को अपने साथ लेके निकलेंगे इन द यूरिन विच इंक्रीजेज द यूरिन आउटपुट। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के क्या इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि बाइकार्बोनेट लार्ज अमाउंट में बॉडी से रिमूव हो रहे इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ एसिडोसिस। और क्योंकि सोडियम भी रिएब्सॉर्ब नहीं हो रहा, सोडियम भी रिमूव हो रहा है तो यूरिन में NaCl का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बाइकार्बोनेट तो रिमूव हो ही रहा था बॉडी से, तो बॉडी में यूरिन में बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अल्कलाइन यूरिन सेक्रेट होगा। फर्दर मोर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स रिजल्ट इन द पोटाशियम वेस्टिंग। किस तरह से, क्योंकि ये NaCl को ज़्यादा रिमूव कर रहे हैं और NaCl को जितना ज़्यादा ये रिमूव करेंगे तो आगे जाके क्या होगा, जो कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उस पर एल्डोस्टेरोन ने ऐड करना होता है। और एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है कि सोडियम की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवा जाए, पोटाशियम ज़्यादा निकलवा जाए। तो अगर सोडियम की एब्जॉर्प्शन जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कम हो जाएगी ड्यू टू द यूज़ ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, तो सोडियम आगे जाके कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे एल्डोस्टेरोन के एक्शन की वजह से उसकी ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन होगी और पोटाशियम ज़्यादा निकलेगा, दैट वुड रिजल्ट इन द पोटाशियम वेस्टिंग। फर्दरमोर वो पेशेंट जो हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम द हेपेटिक इम्पेयरमेंट, वो यूरिन में इंक्रीज अमाउंट में अमोनियम आयन रिलीज़ करते हैं विच इज़ NH4+। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की वजह से अल्कलाइनेशन हो रही है यूरिन की, जिसकी वजह से बेसिक एनवायरनमेंट मौजूद है आस पास। और अगर बेसिक एनवायरनमेंट मौजूद है विच मीन्स कि NH3 जो है डेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव आयंस, और अगर NH3 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो अमोनिया की रिएब्जॉर्प्शन बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी, डेट वुड बी हार्मफुल। फर्दरमोर ये कि ये ड्राउजीनेस कोज करता है, पैस्थीसिस कोज करता है, और क्योंकि सल्फोनामाइड ड्रग है तो इट कैन रिजल्ट इन द क्रॉस एलर्जी। Furthermore, carbonic anhydrase inhibitors are used in the treatment of glaucoma and mountain sickness। किस तरह से, ये मैं ग्लाउकोमा वाली वीडियो में बहुत डिटेल्स डिस्कस कर चुकी हूँ। आई वुड पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Now next one are loop diuretics, यानी वो diuretics which acts on the ascending limb of Henle of the nephron, and these includes torsemide, bumetanide, furosemide and ethacrynic acid। अब थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में नॉर्मली किस तरह से रिएब्जॉर्प्शन होती है, वो होती है थ्रू द NKCC2 transporters which are responsible for the co-transport of sodium, potassium and 2 chlorine ions from the lumen into the epithelial cells। और जो सोडियम आ रहे हैं ना, इट वुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द इंटरस्टिशियम टू द सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। वो क्या करेगा, जो ल्यूमिन से लेकर इनटू द सेल आया था सोडियम, उसको उठा के फेंक देगा इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी, और इंटरस्टिशियम ऑफ किडनी में जो पोटाशियम था उसको उठा कर डाल देगा इनटू द सेल्स। ठीक है, तो पोटाशियम अंदर आ गया। फर्दरमोर पोटाशियम यहाँ से भी आ रहा था, और जो क्लोरीन आयंस यहाँ पे आए थे दे वुड बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पोटाशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स। ये को ट्रांसपोर्टर्स हैं जो पोटाशियम क्लोराइड दोनों को अंदर से उठा के बाहर इनटू द इंटरस्टिशियम डाल देगा। अब पोटाशियम आयंस इंटरस्टिशियम से इनटू द सेल भी आ रहे हैं और फ्रॉम द ल्यूमिन इनटू द सेल भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे पोटाशियम आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इन पॉजिटिव आयंस को रिमूव करने के लिए स्पेशल पोटाशियम चैनल्स होते हैं जो जिनके थ्रू पोटाशियम जो है इट मूव्स फ्रॉम आउट ऑफ द सेल इनटू द ल्यूमिन। अब जब इतना सारा पोटाशियम सेल से लेकर इनटू द ल्यूमिन ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में मूव करेगा तो ल्यूमिन के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस पॉजिटिव पोटेंशियल फेवर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइवेलेंट आयन सच एज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस इनटू द cells of the thick ascending loop of Henle। अब लूप डायूरेटिक्स का जो साइड ऑफ एक्शन है दैट आर दीज NKCC2 ट्रांसपोर्टर्स। इनको आके लूप डायूरेटिक्स इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी और
सोडियम क्लोरीन NaCl बन के यूरिन में रिमूव हो जाएगा। और NaCl अगर यूरिन में रिमूव हो रहा है विच मीन्स कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को लेकर ही रिमूव होगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाएगा रिजल्टिंग इन डाययूरेसिस। पोटाशियम क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो पोटाशियम आगे जाके तो पोटाशियम भी यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा। और सेम मैकेनिज्म जो है जैसे हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ज़्यादा सोडियम जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो ज़्यादा सोडियम जो है इट वुड मूव टुवर्ड द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और वहाँ पे जाकर एल्डोस्टेरोन ऐड करो तो एल्डोस्टेरोन ऐड करता इट वुड रिजल्ट इन एक्सेसिव absorption of sodium again and excessive removal of the potassium ions resulting in the potassium wasting. Furthermore, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो ल्यूमिन में इंक्रीज हो जाएगा। जो पॉजिटिव पोटेंशियल जो ल्यूमिन में इंक्रीज हुआ था अब वो भी नहीं होगा। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल ल्यूमिन में इंक्रीज नहीं होगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ द लूप डाययूरेटिक्स तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस डाइवैलेंट आयंस की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकेगी। लूप डाययूरेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है कि इट कॉजेज द ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कि ये ईयर्स के लिए हेयरिंग के लिए ठीक नहीं होता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट कोज करता है। और क्योंकि ये ज़्यादा सोडियम रिमूव कर रहा है बॉडी से देन इट कैन रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, इट कैन रिजल्ट इन हाइपोवोलीमिया। और क्योंकि सोडियम को ये रिमूव कर रहा है बॉडी से, और सोडियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि सोडियम अगर बॉडी से रिमूव होगा वो वाटर को लेकर ही निकलेगा। तो काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ जिसमें बॉडी में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है लाइक रीनल फेलियर, एसाइटीज़, इडीमा, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी लूप डाययूरेटिक्स यूज़ होते हैं। लूप डाययूरेटिक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, क्योंकि सोडियम जो है इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर लूप डाययूरेटिक्स यूज़ करेंगे तो सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, निकल जाएगा एंड इट कैन रिजल्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि इट वॉज नॉट अलाउइंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन लाइक हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर मैग्नीशियम. So this was the video on part 1 of the diuretics. बाकी सब टॉपिक्स जो हैं बाकी सारे डाययूरेटिक्स आने वाली वीडियोस में डिस्कस होंगे. होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.